नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार। जैसा कि आप लोग मुझे मुकेश मंडल के नाम से भी जानते हैं, मैं अंगिका की छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म बनाता हूं जिससे कि भाषा का प्रचार प्रसार हो। और हम अभी पहुंचे हैं अखिल भारतीय अंगिका साहित्य विकास समिति के प्रधान कार्यालय जयमंगल टोला शर्मा जी भवन। और मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर आत्मविश्वास जी, कवि उमेश जी। आज कुछ एक आध हफ्ते के बाद जिज्ञासा जगी है, कुछ विशेष होना चाहिए अंगिका के बारे में, कुछ विशेष जानकारी होनी चाहिए। इस उद्देश्य से हम सर के पास आए हैं और सर से हम जानना चाहते हैं कि ये अंगलिपि क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके निर्माता कौन है, क्या अंगलिपि या अंग भाषा काल अनादिकाल से बोली चली आ रही है, अब की अंग भाषा और हजारों साल पहले की अंग भाषा का क्या समानता है, क्या इसी तरह बोली जाती थी या कुछ अलग बोला जाता था, इस पे हम गहन चर्चा करेंगे। तो सर से, डॉक्टर आत्मविश्वास जी से आग्रह है कि अंगलिपि क्या है, हमारे दर्शकों को सरल शब्दों में समझाएं। ठीक है मुकेश जी, बहुत बहुत बधाई आपको सबसे पहले जी सर। इस कार्य के लिए कि इस कार्य के लिए कोई प्रयत्न नहीं हो सका था समिति की ओर से भी। अच्छा। लेकिन आप इस बारे में और इस संदर्भ पर चर्चा करके अंगिका को धन्य बना दिया है। नहीं सर, बस अच्छा लगता है कि आपके सानिध्य में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला। मैं तो अच्छा खासा भला मुंबई में सिनेमा थिएटर में मगन था, लेकिन जब यहाँ पे पदार्पण हुआ अंग क्षेत्र में और अंगिका भाषा पे जो काम करने का मौका मिला, इसी दरमियान आप मुझे मिल गए, तो अब जैसा लगता है कि ये मेरा घर है, ये अपनापन देखकर। और आप मुझे, अपनी मातृभाषा है तो इसकी सेवा जरूर करनी चाहिए। जी सर, अंगलिपि के बारे में सर उस पर चर्चा कुछ। अंगलिपि क्या है? अंगलिपि के संदर्भ में बहुत विद्वानों को भ्रम है कि अंगलिपि का स्वरूप कुछ विचित्र होगा। जी। कोई विद्वान, उनका हम नाम नहीं लेंगे, कोई विद्वान यह कह रहे थे कि अंगलिपि जैसे पो है जी, तो पैर का चिन्ह बना दिया, तो कहा कि पैर के चिन्ह जो है वह पो लिपि की उत्पत्ति पैर से हुई है। अच्छा। यह तो अवैज्ञानिक तर्क है, अवैज्ञानिक बात हुई और उसकी मान्यता हम लोगों ने नहीं दी। अच्छा। पो से अर्थात पैर से पो की उत्पत्ति मान लेना यह वैज्ञानिकता नहीं है, क्योंकि ध्वनि की उत्पत्ति मुख से होती है जी, पैर से नहीं। पैर से नहीं जी। अब उच्चारण अंगों का प्रभाव अगर हम दिखाएंगे तो मुख के अंतर्गत की जो अवयव हैं, मुख के अंतर्गत, मुख के भीतर जो भी अंग है उसका प्रभाव होता है लिपि या शब्द या वर्णों की उत्पत्ति में। अच्छा। तो अंग लिपि का एक अर्थ यह है, हम बताएंगे कि पहले राजा बलि के पुत्र महाराज अंग थे। अच्छा। तो महाराज अंग का जो देश था, प्रभाव क्षेत्र जो उनका था, वो संपूर्ण पृथ्वी पर था। ऐसा ऐतरेय ब्राह्मण का एक सूत्र है 39:8-21। वो सूत्र बताता है कि महाराज अंग ने संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर अंग महाजनपद की स्थापना की थी। अच्छा। हाँ, तो उसका प्रमाण मिलता है, सूत्र बताता है कि अंग समंतं सर्वतः पृथ्वी जयन
परि आया स्वेन चो मेध्ये नेते इति, अर्थात महाराज अंग ने संपूर्ण पृथ्वी को जीत कर अश्वमेघ यज्ञ किया था। अच्छा अच्छा। तो अब अंग जो है वही अंग है जिस अंग देश में अंग लिपि का निर्माण हुआ था। अच्छा। कई इसमें आपको तर्क मिलेंगे। एक तो अंग लिपि का नाम होने का कारण है कि महाराज अंग का देश था, अंग का देश, ठीक। हाँ, और महाराज का नाम भी अंग था जी। इसलिए लिपिकर्ता ने महाराज का सम्मान करते हुए उस लिपि का नाम अंग लिपि दे दिया। मतलब हजारों साल पहले, हजारों साल, युगों तक, मतलब कहिए कल्पों कई कल्पों के पूर्व, 12,000 10,000 वर्ष के कल्प माना जाता है। कई कल्प पहले, जहाँ की ब्रह्मा विष्णु महेश की मतलब स्थापना थी, मतलब कि वो अस्तित्व में थे, जहाँ भगवान विष्णु विराजमान थे, भगवान शिव विराजमान थे। उस समय नारद थे, ब्रह्मा थे, उस समय की बात है। और वो समय समकालीन समय था अंग लिपि का। अच्छा, अब दूसरी बात है, हम लोग सामने देखते हैं अंग लिपि में। एक तो महाराज अंग का नाम अंग, दूसरा अंग देश का नाम स्थानवाची। जी। तो स्थानवाची नाम होने के कारण जिस देश में जिस देश में इस आर्य लिपि, इसको हम आर्य लिपि कहते हैं। आर्य लिपि का अर्थ होता है जो सबसे प्राचीन काल में विद्वानों ने या ज्ञानियों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने लिपि की स्थापना दी या ज्ञान की बातें कही जी, उसको लिपिबद्ध किया, वो आर्य काल था। आर्य काल, हाँ, और आर्य काल में ही आर्य भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है, आर्यों से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो वह समय था जो कि अंग देश स्थानवाची नाम था अंग लिपि का। लेकिन जब हमने शोध किया अंगिका भाषा का ध्वनि वैज्ञानिक अध्ययन में, जब शोध किया तो हमने यह सिद्ध कर दिया कि अंग लिपि व्यक्तिवाची भी नाम है, स्थानवाची भी नाम है। अच्छा। और सबसे बड़ा वैज्ञानिक नाम है कि वह ध्वनियों को उच्चारण करने वाले जितने अवयव हैं उन संपूर्ण अवयवों की आकृति का प्रतीक है लिपि। लिपि, अच्छा अच्छा, ना कि वो पद चिन्हों को लेके। नहीं, वो पद चिन्ह वाली लिपि नहीं है। जैसे कि हम लोग देखेंगे, वो देखिए अंग लिपि की पहचान हम लोग कैसे करेंगे। जी। अंग लिपि के बारे में जिनको जानना समझना है वो इस लिपि को देखें। यहाँ पर है, यहाँ पर इसका लिपि का चिन्ह है, यह इसका चिन्ह है, यह चिन्ह है, यह चिन्ह है, यह चिन्ह है। और ये चिन्ह हलंत स्वर जो बला है जी, वो भी तो आपने बताया था। अच्छा, वो मिटाए। अच्छा, ठीक। हाँ, एक हलंत स्वर भी है जिसको कि हमने हल स्वर नाम दिया है। और देवनागरी लिपि में उसको केवल हलंत के रूप में छोड़ दिया। उसमें हलंत, केवल हलंत रख करके छोड़ दिया और उसका स्वरूप पूरा नहीं दिखाया गया, न उसकी कई चर्चा हुई। देवनागरी के बारे में बात करेंगे सर, तो हम क्या माने कि अंग लिपि की जो उत्पत्ति हुई है, जो इसके निर्माता हैं, तो उसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए सर। ये नहीं समझ पा रहे हैं, क्या कोई ज्ञात है, कोई इतिहास में दर्ज होगा कि अंग लिपि जो इन लोगों ने दिया? देखिए, अगर इतिहास बोलता तो
सभी लोग उसको पढ़कर समझ जाते हैं जी। उस पर तर्क वितर्क करने की कोई जरूरत नहीं थी। चलिए सर, अच्छी जानकारी लगी। तो हम ये मान लें कि उस काल में, उस खंड में अंग देश, वहां के इतिहासकारों ने उस भाषा को अंग भाषा या अंग लिपि का एक नाम दिया। हाँ। तो आपके शोध में अंग लिपि क्या है, या आपने अपने शोध में अंग लिपि को क्या स्थान दिया है? थोड़ा इस पे भी एक विस्तृत चर्चा कर ले सर। हमने जब अंगिका भाषा का ध्वनि वैज्ञानिक अध्ययन नामक डिलीट के शोध ग्रंथ में जब ध्वनियों का वर्गीकरण करने लगे तो उसमें एक हमको समस्या आई, और उस समस्या का निदान करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ा, और अंत में हमने यह सिद्धांत निरूपित किया जी कि कोई भी ध्वनि जो उत्पन्न होती है उस ध्वनि की उत्पत्ति में मुखावयवों की भूमिका होती है। अच्छा। हाँ, मुखावयव का अर्थ होता है कि मुख के अंग। हाँ सर, अच्छा हुआ सर। हाँ। उनका अर्थ बताने के लिए। हाँ। नहीं तो हमारे कुछ दर्शक समझ नहीं पाते। हाँ। कि मुखावयव अवयव क्या है, मुखावयव क्या है। जी जी। हाँ, तो ध्वनियों की उत्पत्ति में मुख के भीतर जितने अवयव हैं, बाहर कहिए भीतर कहिए, उसको बाह्य अभ्यंतर दोनों कहा जाता है। जैसे आप बाह्य के अंतर्गत आता है, जैसे मान लीजिए ओष्ठ है, ओष्ठ को तो हम देख सकते हैं जी। भीतर के अवयव को हम नहीं देख सकते हैं जी। जैसे कि जिह्वा है, स्वरियंत्र है, फल्ला वगैरह वगैरह, उसको हम नहीं देख सकते हैं। उसको शोधकर्ता अनुभव से जानते हैं, अनुभव से उसको पहचान लेते हैं। लेकिन अन्य लोग जो दर्शक है, श्रोता है, तो उनको हम ओष्ठ की आकृति से ही बता देंगे कि अमुक ध्वनियों की उत्पत्ति में ओष्ठों की आकृति ऐसी बनती है। अच्छा। इस तथ्य को संस्कृत के आचार्य महर्षि पाणिनि ने भी स्वीकार किया है। हाँ, यह नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है, सो बात नहीं। इसका हम प्रमाणन भी लिए हुए हैं। ये उनके ग्रंथ में अष्टाध्यायी में 1:2:49 का सूत्र है, आकृत्युपदेशात सिद्धम। छोटा छोटा सूत्र, छोटी छोटी परिभाषा, जी, और उसका विशाल विवेचन एवं विश्लेषण है। अच्छा। आप देखेंगे कि प्राचीन काल में ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिसका कि विस्तृत वर्णन एक जगह है। और यही कारण है कि अंग लिपि का इतिहास पूर्णतः नहीं बोल सका है कि अंग लिपि क्या है और उसका स्वरूप कैसा है। अंग लिपि को हम देखें कि कैसी लिपि है, किसी इतिहासकार ने नहीं बताया। जिसने बताने का प्रयास किया तो वही पैर से पौ की उत्पत्ति वाला चित्र बना दिया। नहीं, वो तो नहीं माना जाएगा। इसलिए मैं दावे के साथ कहूंगा कि लिपि की उत्पत्ति में उच्चारण अंगों का महत्व है। जी, जैसा उच्चारण अंग होगा और ध्वनियों के उच्चारण में उसकी जैसी आकृति बनती है, वही आकृति लिपि है। आकृति का अर्थ फोटो। अब एक उदाहरण ले, हम बोलते हैं, आप देखेंगे हमारे ओष्ठ को सिर्फ देखिए। ओ की उत्पत्ति में ओष्ठ की देखिए गोलाई और उसकी ऊंचाई कैसी होती है, इसको अर्ध विपरीत कहा गया। उस आकृति से समझ आ जाता है। हाँ जी। तो उस स्थिति में जैसी आकृति बनाई गई लिपि
उसी आकृति को हम कहेंगे। तो ये भी बोल सकते हैं सर कि आकृति के स्वरूप को, स्वरूप ही आकृति है। वही ना। अच्छा, हाँ, आकृति ही स्वरूप है। है। जैसे हम कहेंगे कि यह राक्षस की आकृति है, जी 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 जी। तो आकृति का मतलब फोटो। फोटो। उसी फोटो को हम राक्षस का स्वरूप भी कहेंगे। स्वरूप भी कहें। राक्षस कैसा होता है? तो बड़ा बड़ा दांत होता है, 2 सींग होते हैं, विकराल रूप होता है, काला कलूटा होता है। उसी तरह लिपि का भी स्वरूप है, और वह स्वरूप उच्चारण अंगों की आकृति है। तो हम उसे ही लिपि मान लेंगे। हाँ, और आप अंग लिपि हमने दिखाया है, आप देख सकते हैं कि प्राचीन काल में विस्तृत विवेचन के लिए हमको चाहिए, इसमें साधन चाहिए, बोर्ड चाहिए, खल्ली चाहिए, जिसको